ओके, तो बैक विद न्यू वीडियो। और आज जो हम कवर करने वाले हैं, आज बेसिकली दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक लीनियर मोमेंटम, उसके कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, और दूसरा है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन। ये रॉकेट प्रोपल्शन है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका जो डेरिवेशन होता है वो उतना काम में नहीं आता नीट में। और लीनियर मोमेंटम का हम पूरा डेरिवेशन देखेंगे। लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल की, तो लीनियर मोमेंटम पहले ये होता है कि जो दो बॉडीज विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं विद इंटरनल फोर्स, तब उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, हमने ये पढ़ा था जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो उसका वेलोसिटी होता है, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे दिखा गया, as we have seen, if the external force acting on the system add up to zero, the center of mass moves with constant velocity, which means p is equals to constant. p यानी कि p is equals to mv, m into v, p is equals to constant. Thus the linear momentum of the system remains constant in the magnitude and direction. इसीलिए लिनियर मोमेंटम का जो हमारा वेलोसिटी होगा, जो उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, वो हमेशा जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस के बिकॉज उनका जो अट्रैक्शन हो रहा है वो आ रहा है। तो इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एड अप टू जीरो, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। वही बात बोला है। कंसिडर ए ट्राइवल एग्जांपल ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑन व्हिच नो फोर्स एक्ट। इमेजिन अ पार्टिकल ऑफ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर दिस कैन बी अचीव्ड। जैसे कि हमारे पास ये दो फिगर है, ये एक बड़ा मास है, ये एक छोटा मास है, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर आके ये दोनों कोलाइड करें तो मास दोनों का सेम हो जाएगा, यानी कि m प्लस m, बड़ा m प्लस छोटा m, और इनका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा p इज कंजर्व, यानी कि mv इज कंजर्व, दिस इंप्लाइज mv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर mv कांस्टेंट है तो इसका मास इनटू वेलोसिटी और इसका मास इनटू वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद टोटल की वेलोसिटी बनेगी, यानी कि बड़ा m इंटू बड़ा v प्लस छोटा m इंटू छोटा v, that will be equals to m प्लस छोटा m इंटू v, राइट। ये जो नया v आया, ये जो नया v आया अपने पास, ये कौन सा वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जिससे ये दोनों मिल के जाएंगे। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बड़ा m इंटू बड़ा v प्लस छोटा m इंटू छोटा v बाय बड़ा m प्लस छोटा m। दिस इज व्हाट हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये हमें कहता है। एज डिफरेंट एग्जांपल कंसीडर एज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी वही काम हो रहा है, वही कह रहा है यहाँ पे कि केमिस्ट्री के पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी यही होता है कि दो पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं तब उनका जो वेलोसिटी है वो हमेशा उनका जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, और उनका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो जीरो आएगा। There is no external force acting on the system and hence its linear momentum should not change. क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इनका जो लिनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। The linear momentum before the emission was zero as the nucleus was at rest. After the emission, the particle is broken up to two parts, the alpha particle and the residual nucleus. क्योंकि वो कोलाइड की, हमने जो किया था उसमें क्या किया, हमने टू पार्टिकल्स को कोलाइड किया जिसमें वो दोनों मिल गए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब वो लोग कोलाइड कर रहे हैं वो दोनों बट जा रहे हैं, यानी कि जो बड़ा मास था, ये बड़ा मास था, ये v से चल रहा था, तो जब ये छोटे छोटे दो मासेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटे छोटे दो मासेस पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनका वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगा या घटेगा? मास घटा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ पे वही कहा गया, और यही वो फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया आपको, बड़ा m इंटू वी प्लस छोटा m इंटू वी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अगर जीरो है यानी कि मोमेंटम कंजर्व है, दिस इंप्लाइज बड़ा v इज इक्वल्स टू छोटा m बाय बड़ा m इंटू वी। अब आते हैं रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। रॉकेट प्रोपल्शन का हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे, इसका डेरिवेशन देख के कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ कुछ जो फॉर्मूलेज हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें बोला गया, पहले यहाँ पे जानने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानना की जरूरत है, दैट इज की रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। जब एक रॉकेट ऊपर चलता है, जब एक रॉकेट अपने आप को ऊपर ढकेल रहा है, इट मींस कि वो नीचे कोई फोर्स दे रहा है, तभी उसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। एक रॉकेट, मैं यहाँ प्लेन जगह पे आपको बता रहा हूं, एक रॉकेट है, जब यहाँ ये नीचे फोर्स देगा
तभी तो ये ऊपर उठेगा। अब ये फोर्स को क्या क्या बैलेंस करना है, ये फोर्स को क्या क्या बैलेंस करना है, एक तो इसका mg जो ये रॉकेट से यहां गिर रहा होगा नीचे, उसके साथ ही साथ इसको एक एक्सेलरेशन भी तो मैनेज करना है, जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, राइट। तो जो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास आता है, दैट इज बिकॉज कि रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसका फ्यूल भी खत्म होता है और फ्यूल का भी कुछ वेट होता है। तो जो एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि उसका जो मास है वो घट रहा है, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन मिल रहा है। यानी कि अगर मास घट रहा है और एक्सेलरेशन मिल रहा है तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है, जब रॉकेट ऊपर चलते जाता है एक लिमिट में आने के बाद उसके साइड पार्ट्स को वो फेंक देता है। क्यों? ताकि मास घट जाए और एक्सेलरेशन बढ़ जाए। रॉकेट प्रोपल्शन में एक ही ऐसा केस है जहां पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ता है। टाइम के साथ जब एक्सेलरेशन बढ़ता है दैट इज नोन एज जर्क। ये बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़े दैट इज नोन एज जर्क। एट टाइम t द मास ऑफ द रॉकेट टुगेदर विद द रिमेनिंग फ्यूल इज, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि इसका जो प्लेन का जो मास था दैट वाज m0, यानी कि उसका ओरिजिनल मास m ओरिजिनल माइनस RT क्या है, R इज द रेट, जिस रेट से वो घट रहा है और टाइम के साथ घट रहा है, यानी कि dm/dt इंटू t, जितना टाइम के साथ वो घट रहा है। तो जो उसका एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो जब उसका मास देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m0 माइनस RT। अब सोचिए कि प्लेन जो आई मीन रॉकेट जो है हमारा वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, उसका ना कोई मास घट रहा है कुछ हो रहा है। तो तब देखिए, यानी कि t की जगह पे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0। t जब 0 होगा तब वो ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड पे होने पर t 0 होने पर r कितना हो जाएगा, r इंटू टी इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो m0 से 0 कटा, यानी कि m कितना हुआ, जितना रॉकेट का मास है उतना ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर हम आएंगे मोमेंटम के बारे में। If the velocity of the rocket at time t is v, the linear momentum of this mass m is p is equals to mv, that is equals to m का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए हैं बस, m0 minus rt into v। Consider small time interval t, ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं है, ये वेलोसिटी का है, इसका डेरिवेशन है, पर ये डेरिवेशन कुछ नहीं करना, इसको लर्न कर लीजिए आप, क्योंकि डेरिवेशन करते हैं फिर उसको हम फॉर्मूले से 2-4 बार घर में करते हैं, फिर एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं, फिर हमें लर्न करना पड़ता है। तो पहले से लर्न कर लेते हैं। v is equals to u ln m0 by m0 minus rt। वेलोसिटी का बात करते हैं, जब प्लेन रुका हुआ है, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 0। टाइम की जगह अगर मैंने 0 डाल दिया, rt 0 हो गया, m0 minus rt कितना हुआ, m0 minus rt m की m0 आ गया 0, m0 by m0 is equals to 1, mu ln 1 is equals to 0, फिर वेलोसिटी is equals to 0। इससे हमें ये पता चलता है t is equals to 0 टाइम पे जो रॉकेट है हमारा वो ग्राउंड पे ही है, उसका कोई फोर्स नीचे नहीं आ रहा है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हमने यहाँ पे अच्छे फॉर्मूलेज जो हैं वो पहले क्या क्या पढ़े, पहले मैं उसको साइड बाय साइड रख देता हूँ। ओके, तो एक तो फॉर्मूला हमारा आ गया, एक तो फॉर्मूला आ गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये कुछ इक्वेशन आपके लिए, पहले इसको देखिए। ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू म्यू आई मीन u ln m0 बाय m0 माइनस rt। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, और हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी फिर सो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू है दैट इज a इज इक्वल्स टू म्यू r बाय m। यहां दिख रहा है म्यू r बाय m, यानी r क्या है हमारा, r हमारा रेट है, जिस रेट से वो क्या था, जिस रेट से मास घट रहा था बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फ्यूल। और m का वैल्यू हमने पढ़ा, m इज इक्वल्स टू m0 माइनस rt। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये स्लाइड सीधा खोलते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, the total mass of a rocket is 1000 kg. Calculate at what rate the fuel should be burned so that the rocket can accelerate vertically at 20 meter per second. The gas comes out at the relative speed of 500 meter per second with respect to the rocket. Use t is equals to 10 meter per second. So हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, a is equals to 40, b is equals to 50, c is equals to 60 and d is equals to 70. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट व्हाट रेट, यानी कि हमें व्हाट रेट बोला है, व्हाट रेट यानी कि हमें क्या पूछा, आर निकालने को बोला है। आर हम
हमने यहाँ पे पढ़ा था a इज इक्वल्स टू ur/m। एक्सीलरेशन का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इधर। और मास का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, मास हमें एक्चुअली दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम काट देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो एक चीज देखिए, कैन एक्सेलरेट वर्टिकली एट 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सोचिए ये हमारा अर्थ है, रॉकेट यहां से उड़ेगा, तो ये हो गया रॉकेट। अर्थ रॉकेट पे ऑलरेडी जो एक्सेलरेशन लगा रहा है दैट इज g, यहाँ पे ऑलरेडी ये g से नीचे लगा रहा है। रॉकेट को फिर 20 पे उड़ना है, रॉकेट को 20 पे उड़ना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे उड़ना है, तो रॉकेट को नेट कितना फोर्स देना पड़ेगा नीचे ताकि वो उड़ सके, g प्लस 20 ऑब्वियसली, ताकि ये 20 पे उड़ेगा और उसमें से 10 कट जा रहा है बिकॉज ऑफ g। तो जो टोटल इसको उड़ना पड़ेगा दैट इज 20 प्लस g दैट इज इक्वल्स टू 30, यानी कि इसका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो 30। अब हम फॉर्मूले पे सीधा लगा देते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता चल चुका है, यानी कि हमें ये पता चल गया भाई साहब कि हमारा जो एक्सेलरेशन था वो हो गया 30। दिस इंप्लाइज 30 इज इक्वल्स टू ur/m। सीधा मिल गया हमें। हमें क्या निकालना है, r निकालना है, u दिया है, मास दिया है, लगा दो। u कितना दिया है, u दिया है हमें 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई मीन 500 मीटर पर सेकंड, और मास कितना दिया है 1000 केजी, 1000 केजी सीधा। तो यहाँ पे हम r का वैल्यू सीधा लगा सकते हैं, दैट इज r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m ऊपर आ जाएगा 30 into 1000 बाय u नीचे आ जाएगा दैट इज 500। 500 2 जा कट जाएगा, ये 502। दिस इंप्लाइज 13 into 2 is 60। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया रॉकेट प्रोपल्शन पूरा टॉपिक खत्म। इसमें वेलोसिटी का जो था कॉन्सेप्ट वो सब आपने शायद सीख लिया है। इसके साथ हम ये खत्म करते हैं। कल आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या गया यार, हाँ कल आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी कॉलिजन। कॉलिजन को हम अच्छे से खत्म करेंगे। कॉलिजन खत्म करने के बाद ये चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश, और फिर हम जाएंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, ये बड़ा अच्छा फिगर है, बहुत अच्छा लगेगा जब पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव फन।